नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुभाष सोनी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर की क्लास रेगुलर हो रही है और हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों क्लास को। हमने पढ़ लिया था सॉफ्टवेयर में हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सॉफ्टवेयर का टॉपिक था और आज हम इसको पढ़ेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आज लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ रहे थे। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर का, तो हमें इम्पोर्टेंट भी है। हमें इसको बेसिक से सीखना पड़ेगा। बेसिक से लेके अब चल रहे हैं। जो पहले की क्लास जिसने नहीं देखी है वो पीछे की क्लास देख लें। सॉफ्टवेयर का बड़ा टॉपिक है, लेकिन ईजी तरीके से धीरे धीरे हम इसको समझेंगे ताकि सॉफ्टवेयर की जड़ों को हम समझ सकें। अब देखो, इसमें लैंग्वेज एक तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बता गया ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? वे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब इसमें होते कौन कौन से हैं? एक तो हो गया, मैंने बता दिया आपको, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कि भाषा अनुवादक, और दूसरा था इसमें कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम तक तो आए ही नहीं, हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पढ़ रहे हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन सा होगा? पहला होता है असेंबली, असेंबली तो लैंग्वेज होगी, असेंबलर होगा, असेंबलर। दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है कौन सा? कंपाइलर। तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। और सॉफ्टवेयर की अगर बात आए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तीनों क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं हम। देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इसको हम समझ लेते हैं। पिछली वीडियो में बता दिया कि लैंग्वेज भाषा अनुवादक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्यों ज़रूरत पड़ी भाई? ये हमें ज़रूरत पड़ी थी कि कंप्यूटर जो एक तो होती है मानवीय भाषा, ठीक है, जो मानव योग्य समझने वाली भाषा होती है। एक होती है मशीनी भाषा, कंप्यूटर को समझने वाली भाषा ये हो गई, मानव को समझने वाली भाषा ये हो गई। ठीक है, और मशीनी भाषा कौन सी होती है? 0 और 1 होती है। मशीनी भाषा कौन सी होती है? 0 और 1 होगी। इसलिए कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझ सकता है, इसको हम नहीं समझ सकते। हम समझ सकते हैं जो हमें समझ में आई वो भाषा। तो हम जैसे भी टाइप करते हैं कंप्यूटर में, जो भी अक्षर टाइप करते हैं वो CPU तक पहुंचते पहुंचते किस में बदल जाता है? वो 0 और 1 में बदल जाता है, यानी कि बाइनरी में बदल जाता है। इसको बाइनरी भी बोल सकते हैं आप। 0 और 1 को क्या बोल सकते हो? बाइनरी बोल सकते हो। समझ में आया कि हम नॉर्मल भाषा में काम करते हैं और जो हम भाषा में काम करते हैं वो भाषा कौन सी होती है? वो भाषा होती है, हम जिस भाषा में काम करते हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज भाषा। कौन सी होती है? हाई लेवल, HLL, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, इस भाषा में हम काम करते हैं। ठीक है, HLL का पूरा नाम हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है,
हम जिस भाषा में काम करते हैं या फिर कीबोर्ड में जो अक्षर लिखे हैं आज के टाइम में, वो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है। कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज भाषा। HLL पूरा नाम होता है हाई लेवल लैंग्वेज भाषा। हिंदी की बात करें तो उच्च स्तरीय भाषा होती है। इस भाषा में हम काम करते हैं, लेकिन ये भाषा कंप्यूटर नहीं समझता। भाषा कौन सी समझता है? कंप्यूटर 0 और 1 में समझता है। तो हमारी भाषा को 0 और 1 में बदलने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। समझ में आ रहा है ना कि हम जिस भाषा में काम करते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 और 1 भाषा। मशीनी भाषा बोल सकते हो, बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हो। इस भाषा में कंप्यूटर काम करता है। तो हमारी भाषा और कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी, भाषा अनुवादक की ज़रूरत पड़ी। आ गया समझ में कि भाषा अनुवादक की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है। अब देखो भाषा अनुवादक कौन कौन से, एक तो हो गया यहाँ पे असेंबलर। ठीक है, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, सबसे पहले पुराने समय की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर किस में काम करता था? 0 और 1 में काम करता था, लेकिन इसको हम नहीं समझते। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम रेगुलर लगातार 0 और 1 में ही काम करें, क्योंकि 0 और 1 में लिखने के लिए कुछ बहुत सारे कोड होते थे, यानी कि अलग अलग अक्षरों को लिखने के लिए 0 और 1 में क्या होते थे? कोड होते थे। ठीक है, जिन्हें क्या करना पड़ता था? याद रखना पड़ता था। ठीक है, पुराने समय में जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बने थे उनमें सिर्फ यही भाषा यूज होती थी, 0 और 1। लेकिन ने ये सोचा, जो जिसने बनाने वालों ने, वैज्ञानिकों ने, कि 0 और 1 में जो कोड है उन्हें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन याद उन्हें हम नहीं रख सकते थे, इसलिए ऐसा एक ट्रांसलेटर बनाया गया। ठीक है, 0 और 1 भाषा के बाद में एक भाषा आई थी, यानी कि इस भाषा में जो कोड थे उन्हें हम याद नहीं रख सकते थे। ठीक है, लगातार हम काम नहीं कर सकते थे। तो 0 और 1 के बाद में एक भाषा आई थी। कौन सी भाषा? असेंबली भाषा। कौन सी भाषा आई थी? असेंबली भाषा आई थी। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में 0 और 1, उसके बाद में असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में क्या होते थे? कुछ संकेत होते थे जिनको निमोनिक्स कोड कहा जाता है। यानी कि इस भाषा में हम कुछ भी लिखते थे तो उनको कोड में लिखना पड़ता था। ठीक है, इसमें कुछ संकेतों में लिखना पड़ता था। ठीक है, 0 और 1 से कहाँ आगे? असेंबली भाषा की। लेकिन वो जो संकेत थे उन संकेतों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था उन संकेतों को? निमोनिक्स कोड। निमोनिक्स कोड कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना कि असेंबली भाषा में जो कोड या फिर संकेत लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? निमोनिक्स कोड कहते हैं। इतना क्लियर? 0 1 से आगे असेंबली भाषा में। ठीक है, निमोनिक्स कोड कहते हैं। अब समस्या ये थी कि ये जो निमोनिक्स कोड है इन्हें भी कंप्यूटर 0 और 1 में समझता था। ठीक है, कंप्यूटर तो एक मशीन है जो किस में समझेगा? 0 और 1 में समझेगा। यानी कि निमोनिक्स कोड कौन से होते थे? जैसे हम सब्सट्रैक्शन लिखना है तो उसमें क्या होते थे? SUB, बस इतना ही लिखना पड़ता था। डिवीजन लिखना है तो डिवीजन में क्या लिखते थे? DIVI, इतना ही लिखना पड़ता था। ठीक है, मल्टीप्लाई लिखते थे तो MUL, ये इतना ही लिखना पड़ता था। ये निमोनिक्स कोड थे। ठीक है, लेकिन इन्हीं को कंप्यूटर अगर समझेगा तो 0 और 1 में समझेगा। समस्या ये आ गई ना कि जो असेंबली भाषा के कोड थे उनको भी कंप्यूटर 0 और 1 में समझता था। क्यों? क्योंकि मशीन है, ये तो हार्डवेयर है कंप्यूटर, और हार्डवेयर क्या समझता था? 0 और 1। तो ये निमोनिक्स कोड को, या फिर हम बात करें कि असेंबली भाषा जो है उनको 0 और 1 में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर आया। कौन सा ट्रांसलेटर आया? उसका नाम था असेंबलर ट्रांसलेटर नाम था। ठीक है, असेंबलर ट्रांसलेटर नाम था। यानी कि असेंबली भाषा के जो कोड होते थे निमोनिक्स कोड, उनको 0 और 1 में बदलने के लिए, 0 और 1 में ट्रांसफ़र करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर आया। ठीक है, तो असेंबलर का क्या काम था
कि असेंबली भाषा के कोड को मशीनी भाषा में बदलने का काम था। किसका? असेंबलर का। आया समझ में? असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, असेंबली एक भाषा है। असेंबली भाषा में जो कुछ भी हम लिखते थे उस टाइम में, तो वो 0 और 1 में बदले जाते थे। तो जो बदलने का काम था, भाषा अनुवादक का जो काम था, ट्रांसलेटर का जो काम था, वो किसका था? असेंबलर का। तो असेंबलर क्या काम आया? असेंबली भाषा के कोड को 0 और 1 में बदलने के लिए काम में आया। 0 और 1, या फिर हम बात कर सकते हैं मशीनी भाषा में बदलने के लिए काम आया। ठीक है। अब देखो अगली हम बात करें उसके बाद में कि असेंबली भाषा के कोड आए, ठीक है, उसको भी हम 0 और 1 में बदलते थे। अब उस समय उच्च स्तरीय भाषा नहीं आई थी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? एक कंपाइलर आया, ठीक है। दूसरा ट्रांसलेटर है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? एक भाषा अनुवादक है, ठीक है। असेंबलर के बाद में कंपाइलर आया। कंपाइलर का क्या काम था? एक तो था कंपाइलर और एक था इंटरप्रेटर। ये दोनों यहाँ पे समझ लेते हैं। कंपाइलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। कंपाइलर में तो क्या होता था? क्वेश्चन आ जाए कंपाइलर क्या है? तो भाषा अनुवादक है, ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर क्या है? ये भी भाषा अनुवादक है। असेंबलर क्या है? ये भी भाषा अनुवादक है। असेंबलर असेंबली भाषा के कोड को मशीनी भाषा में बदलता था। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को, जो जिससे हम लिखते हैं आज के टाइम में, उसको मशीनी भाषा में बदलना था। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में। तीनों का काम क्या था? भाषाओं को बदलने का था। किसमें? 0 और 1 में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है, ठीक है। अब देखो कंपाइलर, इसमें लिखे गए सारे प्रोग्राम को एक साथ रीड व 0 1 में बदले जाते हैं। आज भी ये यूज होते हैं। यानी कि हमने क्या किया, कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम लिख दिए। यानी कि ये लाइन लिख दी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5, 6, 7, 8, ये लिख दिया, ये प्रोग्राम है। तो हमने लिखा, ये अपनी भाषा में लिखा, ठीक है। और हमारी भाषा कौन सी होती है? उच्च स्तरीय भाषा। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1। तो अपनी भाषा को 0 और 1 में बदलने के लिए कंपाइलर क्या करेगा? ये सारे भी जितने भी एक साथ में प्रोग्राम लिखे हैं उनको एक साथ में 0 और 1 में बदल देगा, ठीक है। सारे प्रोग्राम को एक साथ में किस में बदल देगा? 0 और 1 में। इसमें लिखे गए सारे प्रोग्राम को एक साथ रीड पढ़ेगा, एक साथ में पढ़ेगा, ठीक है। ये सारे आपने लिख दिए तो एक साथ में पढ़ लेगा और एक साथ में 0 और 1 में बदल देगा। कौन? कंपाइलर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगला देखो, इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन टू लाइन, यानी कि एक एक लाइन को रीड करेगा और 0 और 1 में बदलेगा। कंपाइलर तो क्या करेगा? सारे हमने प्रोग्राम लिख दिया, जैसे ये इतनी लाइनें लिख दी सारी की सारी, इनको एक साथ में पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में 0 और 1 भाषा में बदल देगा, जो कंप्यूटर समझता है। और ये क्या करेगा? इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन रीड करेगा, यानी पहले एक लाइन को रीड करेगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा, फिर तीसरी लाइन को रीड करेगा, और उसके बाद में एक एक लाइन को ही क्या करेगा? ये 0 और 1 में बदलेगा, ठीक है। तो ये थे ट्रांसलेटर। कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। कंपाइलर सारे लिखे गए प्रोग्राम को एक साथ में रीड करेगा और एक साथ में ही 0 और 1 भाषा में बदलेगा, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 भाषा ही समझता है। और इंटरप्रेटर क्या करेगा? जितने भी हमने प्रोग्राम लिखे हैं उनमें से लाइन टू लाइन
पहले एक लाइन को रीड करेगा और 0 और 1 में बदलेगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा 0 और 1 में बदलेगा, फिर तीसरी लाइन को रीड करेगा फिर 0 और 1 में बदलेगा। ऐसे क्या होता है कि एक एक लाइन को रीड करके कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में। ये थे भाषा अनुवादक, ठीक है। तो ये अपने लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर है ये तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग मेन टॉपिक है भाई, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लंबा है बड़ा है ये टॉपिक थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऑपरेट मतलब ऑपरेट करना, संचालन करना। ऑपरेट का मतलब क्या हो गया, संचालन करना, ठीक है। यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब आप बात सोचो कि जैसे आप कंप्यूटर से किसी फाइल को सेव करने के लिए बोल रहे हो, किसी फाइल को ओपन करना है, किसी फाइल को रीनेम करना है। रीनेम मतलब जो नाम पहले से आपने फाइल को दे रखा है उसका बदलना है। आपने टाइप किए डॉक्यूमेंट उसको प्रिंट करना है, तो आपने कभी भी सोचा ये काम करवा कौन रहा? आपने निर्देश दिए सेव करने को, ओपन करने को, फाइल को रीनेम करने के लिए, तो हो गए सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, निर्देश दे दिया आपने। लेकिन ये काम करवा कौन रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। ये काम करवा रहा है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। जैसे कि आपको फाइल सेव करना है, आपने तो निर्देश दे दिया, आपने तो निर्देश दे दिया कि फाइल को सेव करना है, लेकिन ये इसको कंप्लीट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। आप कोई भी फाइल को ओपन करना चाहते हो, आपने ओपन पे क्लिक कर दिया यानी कि निर्देश दे दिया, लेकिन इसको ओपन करने का फाइल को काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। यानी कि कंप्यूटर के समस्त भागों का संचालन करता है, वो क्या कहलाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। प्रत्येक कार्य को ऑपरेट करेगा, संचालन करेगा, ठीक है। जो भी इनपुट आया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट हम लेंगे, इसका संचालन कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपके ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।